हम्म। जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सिंह तोमर सामान्य अध्ययन की लाइव क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं। जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सिंह तोमर सामान्य अध्ययन की लाइव क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग भारतीय राज व्यवस्था पे बातचीत कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा विलंब हुआ है आज लाइव क्लास होने में, कुछ मेरी व्यक्तिगत व्यस्तता थी। तो लाइव क्लास शुरू करते हैं बेटा, और आप लोगों का स्वागत है। जल्द से जल्द जुड़िए तो हम लोग क्लास शुरू किया जाए बेटा। हम लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज व्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और मित्र हमारे जुड़ जाएं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं बेटा। एक्चुअली जो हमारी क्लास है बेटा, वो मुख्य रूप से पीसीएस और आईएएस के लिए, और जो हम लोगों का टारगेट है बेटा, वो है प्री एग्जाम दो 2022। तो इसी को मिशन में बेटा टारगेट करके हम लोग अपनी क्लास शुरू किए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन 12 बजे मैं आर्या कैरियर पॉइंट फेसबुक पर लाइव होता हूं, आपसे बातचीत करता हूं। आज किन्हीं कारणों से थोड़ा सा विलंब हुआ, तो क्लास हम लोग शुरू करते हैं बेटा, बातचीत करते हैं। जिन मित्रों का बाय द वे ये क्लास छूट जाए लाइव पेज पर, यानी वो लाइव क्लास अटेंड ना कर पाए, वे सभी मित्र यूट्यूब चैनल आर्या कैरियर पॉइंट पर जाके ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। पहले का भी जो छूटा हो वो भी सारे वीडियो वहां पे अभी उपलब्ध कर दिए जाएंगे। तो क्लास बेटा हम लोग शुरू करते हैं, आज बातचीत शुरू करते हैं। ऐसे ही विलंब हुआ है। कल हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा संविधान बना, भारत का जो संविधान बना, वो बना बेटा कैबिनेट मिशन की योजना पर, जो आया 1946 में। और जाहिर सी बात है, जब ये योजना आई थी तो भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। भारत तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। तो अंग्रेजों का ही शासन था। उस शासन के समय एक योजना आई ब्रिटेन की संसद की ओर से, जिसको नाम दिया गया कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर ही उस संविधान सभा का निर्माण हुआ, जिसने कि भारत के संविधान को बनाया। अब कैबिनेट मिशन की योजना क्या थी बेटा, पिछले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार से बात किया है, तो आज फिर उसको रिपीट नहीं करेंगे, हम आगे की ओर चलेंगे। तो कैबिनेट मिशन की जो योजना बनी थी, उसने भारत के जो उस समय कम से कम 3 इलाके थे, सब पे संविधान सभा की संख्या निर्धारित की। 3 वर्ग बना दिया राज्यों की, कुल 11 हमारे राज्य थे। क वर्ग में 6 राज्यों को रखा, ख वर्ग में 3 राज्यों को रखा, और ग वर्ग में 2 राज्य थे। सबकी सदस्य संख्या बांट दी और कहा कि ये सारे लोग पहले अपने अपने राज्य, अपने अपने वर्ग का संविधान बनाए, फिर सब लोग मिलकर भारत का संविधान निर्मित किए। मैंने कहा था कि इसी बात को लेकर विवाद हो गया मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच। विवाद किस बात को हुआ बेटा, लेके इस बात को हुआ कि जिन्ना का मानना था कि वर्ग का संविधान अनिवार्य है, और पंडित जी का मानना था कि वर्ग का संविधान अनिवार्य नहीं है, वरन वैकल्पिक है। अल्टीमेटली ये तय हो गया, यानी ब्रिटेन की संसद में शेपर्ड क्रिप्स ने जवाब दे दिया कि नहीं नहीं, वर्ग का संविधान बनना अनिवार्य है। और उसी दिन तय हो गया कि भारत का तो विभाजन हो ही जाएगा, क्योंकि क वर्ग हिंदू बाहुल्य इलाका था, ख और ग वर्ग मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। तो जाहिर सी बात है, सब मिल के संविधान एक मत वाला तो नहीं बना सकते, और भारत का विभाजन हुआ वो सब बाद में
इतिहास वगैरह के टीचर जब आपसे बात करेंगे तो क्लियर होगा। हम लोग तो संविधान की तरफ हैं। बहरहाल, तो ये निर्धारित हुआ बेटा कि पूरे संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग आएंगे, देसी रियासतों से 93 लोग आएंगे, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान, इससे एक एक सदस्य आएंगे। इस तरह से कुल 389 लोग का प्रावधान बनाया गया जो भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। दुर्भाग्य से इस बीच में बड़ी पेच हुई और भारत का विभाजन भी हुआ। तो विभाजन जब हो गया होगा तो जाहिर सी बात है कि संविधान सभा भी बटी होगी, और जब संविधान सभा, भाई जाहिर सी बात है वो तो एक अविभाजित भारत की संविधान सभा थी, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो संविधान सभा भी बट गई होगी। तो संविधान सभा जो बटी, तो विभाजन के बाद जो संविधान सभा के लोग बचे, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, यानी भारत को बनाया, तो उसमें अब बचे बेटा 299 लोग। यानी वह संविधान सभा जिसने भारत के संविधान को निर्मित किया, उनकी संख्या कितनी बची बेटा? 299। इसका मतलब कि भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ वो इन्हीं 299 लोगों ने मिलकर किया। अब जाहिर सी बात है प्रक्रिया होगी, थोड़ी सी उस प्रक्रिया पे बात कर लेते हैं बेटा, फिर हम आज प्रस्तावना शुरू करेंगे, आपसे प्रस्तावना पे बातचीत करेंगे, बड़ी विशद चर्चा करेंगे, बड़ी गंभीर चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। जाहिर सी बात है कि बैठक तभी होती है, कोई भी बैठक तभी होती है जब उसका अध्यक्ष कोई निर्धारित हो, और अध्यक्ष तब तक निर्धारित नहीं होता जब तक बैठक ना हो। ठीक, गंभीर पेच फंसी ना बेटा कि आखिर संविधान सभा की जो पहली बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, और अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा, जैसा पानी बटल जाए, अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वह निर्वाचन तब होगा ना बेटा जब संविधान सभा की बैठक होगी। अब उसमें समस्या ये हो गई कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाए। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे। तो जेबी कृपलानी ने ही यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उस समय जो वयोवृद्ध सदस्य थे वो सस्तानंद सिन्हा जी थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सस्तानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया। तो सस्तानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया। क्लियर है बेटा? अब जाहिर सी बात है कि फिर एक बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, यानी जो संविधान सभा की बैठकें हो रही हैं बेटा, उन बैठकों का जरा सा सीक्वेंस देख लें। कभी कभी कुछ परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकता है, तो उसको जरा समझिएगा। हर जगह लिखा हुआ है, सभी बच्चों को पता है, कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा है, लेकिन थोड़ा सा नए तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो पहली बैठक होती है बेटा वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको बेटा निर्धारित किया गया? सस्तानंद सिन्हा को। ये सब बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़े, लेकिन किसने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया? ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जेबी कृपलानी ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। तो सस्तानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आज की डेट में अगर आप तुलना करें, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब संविधान का विशद अध्ययन करेंगे, आज भी जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है, यानी नई लोकसभा का जब चुनाव हो जाता है, तो लोकसभा की जब पहली बैठक हो रही होती है, उसके पहले तक तो पुराना लोकसभा अध्यक्ष ही अध्यक्ष रहता है। लेकिन जाहिर सी बात अब नई बैठक होने जा रही है तो कोई अध्यक्ष होगा, तो उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे, और जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। तो संविधान सभा की कुछ ऐसी ही स्थिति थी बेटा।
तो संविधान सभा की जब प्रथम बैठक होने जा रही थी तो कोई राष्ट्रपति तो था नहीं देश में, ये जो नियुक्त कर दे कि भाई अरे अभी तो संविधान बन ही रहा है ना भैया, संविधान बनेगा तब ना राष्ट्रपति जन्म लेंगे, पैदा होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सत्यानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अब इनका काम ये था कि बैठक का आयोजन करें और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव कराया जाए। तो फिर बाद में मालूम चला कि भाई अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो कौन बने बेटा? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ये जो अध्यक्ष बने वो चुनाव से बने। तो इनका जो अध्यक्षता जो दी गई वो दी गई बेटा 11 दिसंबर 1946 को। फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर बैठक होती, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। अब ये तय करना था बेटा कि जो हम लोग भारत का संविधान बनाएंगे वो संविधान कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, क्या फिलॉसफी होगी, क्या सोच होगी। अरे भाई एक चीज बताइए, अब संविधान बनने जा रहा था ना बेटा, तो संविधान किस प्रकार का बनाया जाएगा, उसकी फिलॉसफी क्या होगी, हम एक धार्मिक देश बनाएंगे या हम धर्मनिरपेक्ष देश बनाएंगे, हम लोगों को किस किस तरह का अधिकार देंगे, तो वो सब एक बताना तो पड़ेगा, रूपरेखा तो निर्धारित करनी ही पड़ेगी ना बेटा कि जो हमारा संविधान बनेगा वो आखिर संविधान किस तरह का बनेगा। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में कब पारित हुआ? वेरी गुड, ये 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया उद्देश्य प्रस्ताव, और उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे हमारे संविधान का निर्माण शुरू हो गया। यानी अब ये तय हो गया कि हमारे संविधान का स्वरूप क्या होगा, उसकी डिजाइन क्या होगी, उसका आधार क्या होगा, सब कुछ निर्धारित हो गया 22 दिसंबर 1947 को। और तब ये तय हो गया कि आखिरकार जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं वो हमारा संविधान किस तरह का होगा, उसकी सोच क्या होगी, हम किस तरह की एक अवधारणा रखने जा रहे हैं अपने देश में। ये तय हो गया कब बेटा? 22 जनवरी 1947 को, तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और आपको बताऊं बेटा एक बड़ी मजेदार बात, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बना। क्लियर है बेटा? पूछा भी गया है कि आखिरकार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो आप इस पे सतर्क रहिए और आपको जवाब देना होगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ, यही उद्देश्य प्रस्ताव फिर बाद में हमारे संविधान का प्रस्तावना बना। हाँ, एक तथ्यात्मक सूचना बेटा आपसे शेयर करनी है कि जो संविधान सभा बनी, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, आखिरकार ये संविधान सभा कब तक अस्तित्व में रही? तो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते बेटा, फिर हम आते हैं आज प्रस्तावना पे बहुत व्यापक चर्चा आपसे करूंगा। तो ध्यान रखना, 24 जनवरी 1950 तक, यानी जो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसी संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वो होती है बेटा 24 जनवरी 1950 को। मतलब संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 से लेके 24 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही संविधान सभा के रूप में, और 24 जनवरी को उसका संविधान सभा के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया। यानी संविधान सभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि संविधान के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। संविधान सभा इसीलिए बनाई गई थी कि वो भारत का संविधान बनाए। तो ये थोड़ा तथ्यात्मक है बेटा, दिमाग में रखिएगा कि संविधान सभा के रूप में 24 जनवरी 1950 तक रही। अब ये प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है कि फिर संविधान सभा क्या भंग कर दी गई तो लोग अपने अपने घर चले गए? इसका जवाब है नहीं। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में स्थापित हो गई।
अब ये क्यों हो गई बेटा, हम इस पे अभी थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, लेकिन पहले तो ये समझिएगा कि 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा भंग तो हो गई संविधान सभा के रूप में, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा को अब यह स्वरूप दे दिया गया कि अब आप रहेंगे तो, लेकिन अब आप संविधान सभा के रूप में नहीं रहेंगे, वरन उन्हीं संविधान सभा के सदस्यों के रूप से अस्थायी संसद का निर्माण होगा। और यह व्यवस्था दी गई कि अस्थायी संसद के रूप में तब तक कार्य करेंगे जब तक कि देश में अस्थायी संसद नहीं आ जाती, यानी चुनाव वगैरह नहीं हो जाता। तो इसका मतलब कि संविधान सभा के लोग अभी भी रहे बेटा, संविधान सभा के रूप में नहीं रहे, अंतरिम संसद के रूप में रहे, लेकिन इनका अस्तित्व 1952 तक था। यानी जब हमारे यहाँ लोकसभा आदि का चुनाव हुआ तब तक संविधान सभा के लोग अस्थायी संसद के रूप में कार्य करते रहे। और बड़ी मजेदार बात है कि जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, यह संशोधन संविधान सभा ने ही किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अब संविधान सभा, चूंकि संविधान सभा नहीं रही बेटा, अब वो अंतरिम संसद हो गई, तो निश्चित रूप से उन्हें अब उसी प्रक्रिया का पालन करना होगा जो संविधान में लिखा है। अब ये प्रश्न है कि आखिरकार ये किसने अधिकार दे दिया कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी? स्वैच्छिक तो नहीं रहा होगा कि नहीं मन कर रहा है ऐसा। तो जरा ध्यान से सुनना। ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को, डेट याद रखिए, ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक प्रस्तुत होता है बेटा। हमारे मित्र कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा मित्र कनेक्ट हुई है और शेयर करिए। ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक प्रस्तुत हुआ जिसका नाम था भारत स्वतंत्रता विधेयक। और यह विधेयक 18 जुलाई, डेट याद रखिएगा बेटा, यह विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और इसी विधेयक के द्वारा भारत स्वतंत्र हुआ। तो ये थोड़ा दिमाग में निकाल दिया कि अंग्रेजों को भगा दिया, खदेड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं किया। ब्रिटेन की संसद ने कानून बनाकर, विधि बनाकर हमें स्वतंत्र किया। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक पारित हुआ। और इसी विधेयक में इसका वर्णन था कि जब तक भारत में निर्वाचन नहीं हो जाता, संसद की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में, अस्थायी संसद के रूप में कार्य करेगी। तो अब क्लियर हुआ बेटा कि संविधान सभा के लोग अस्थायी संसद के रूप में क्यों काम करने लगे? क्योंकि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया था और साथ में यह भी उल्लेख किया गया था कि जब तक भारत का संविधान पूर्ण प्रभाव में ना आए तब तक भारत 1935 शासन अधिनियम से ही शासित होगा। कितने आश्चर्य की बात है बेटा कि 1947 में हम स्वतंत्र हो गए, 1950 में जाके हमारा संविधान पूर्ण प्रभाव में आया। तो आखिर ये 3 साल भारत कैसे रहा, भारत की व्यवस्था कैसे चली? तो इसका भी उल्लेख भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कर दिया गया और जिसमें बताया गया कि भारत 1935 शासन अधिनियम से शासित होगा। क्लियर है बेटा? हाँ, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हो सकता है 1935 के शासन अधिनियम की कुछ बातें हमको पसंद ना हो सकता है बेटा। तो जब ये पसंद ना हो तो इसका भी प्रावधान कर दिया गया था इसी अधिनियम में, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो अधिनियम था बेटा उसका नाम था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये ब्रिटेन की संसद ने पारित किया और ये पारित किया कब बेटा? 18 जुलाई 19। उसी में लिखा था कि भारत को अगर 1935 के शासन अधिनियम में कुछ तकलीफ हो, कुछ परेशानी हो, तो भारत उसमें संशोधन कर सकता है। तो बड़ी मजेदार बात है कि संविधान सभा के दो अध्यक्ष, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
और एक जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर भी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर हमारे मित्रों को नहीं पता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। कभी जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, कभी राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, लेकिन दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंस था, उसको जरा सुन लीजिए। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे तो संविधान का निर्माण होता था, यानी संविधान सभा के रूप में। और जब जीवी मावलंकर संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे तब संविधान सभा एक विधायिका के रूप में कार्य करती थी। और जैसे संविधान सभा को आवश्यकता होती थी वह 1935 के शासन अधिनियम में संशोधन कर लेती थी कि भाई ये चीज हम इसको परिवर्तित कर रहे हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है बेटा। यानी संविधान सभा के अब जीवी मावलंकर कब अध्यक्ष बने? तो 17 नवंबर 1947 को जीवी मावलंकर को संविधान सभा की अध्यक्षता दी गई। लेकिन ध्यान रखना, जीवी मावलंकर संविधान सभा की अध्यक्षता तब करते थे जब संविधान सभा के रूप में नहीं, एक विधायिका के रूप में बैठती थी। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से बेटा हमारे सारी व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। अब फिर से लौटते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को अब देश की अंतरिम संसद का स्वरूप दे दिया गया और कहा गया कि अब आप संविधान सभा नहीं वरन अंतरिम संसद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा से जो अंतरिम संसद बनी थी, इसी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। तो कितने आश्चर्य की बात है कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है वो आपने पढ़ा है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जब पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या संसद थी? चुनाव ना हो गया था, लोकसभा राज्यसभा थी हमारे यहाँ? नहीं थी ना। तो आखिरकार इसको किसने राष्ट्रपति चुन लिया? तो इनको राष्ट्रपति चुना संविधान सभा ने, लेकिन उस समय नहीं चुना जब वो संविधान सभा थी, वरन उस समय चुना जब संविधान सभा को अंतरिम संसद या अस्थायी संसद का अधिकार दिया गया। तो जैसे उसको अधिकार दिया गया तो उनको अनुमति थी कि आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं। तो अंतरिम संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। क्लियर है बेटा? अब आते हैं बेटा, एक गंभीर प्रश्न है जिस पे हम चर्चा करते हैं। आज बात करेंगे, आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ा अफसोस, बहुत दुख है बेटा कि ढेर सारे हमारे मित्र लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो जल्द से जल्द जो मित्र नहीं कर पा रहे हैं वो जुड़े और लाइव क्लास में आए। और बाय द वे, अगर उनकी व्यस्तता है, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को बाद में जाके जरूर देख लेंगे। और जो मित्र लाइव हैं, जो हमें लाइव देख पा रहे हैं, वो इसको शेयर करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज हमारी जो चर्चा का विषय है बेटा, वो विषय है प्रस्तावना, जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रेम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। बड़ा गंभीर मामला है। 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान बनाया, तो उस समय हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे तथा 8 अनुसूचियां थी, जिसमें आपको पता है कि अब अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। हम इस पर विस्तार से किसी दिन बात करेंगे आपसे। बहरहाल, तो कुल मिला के 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के निर्मित हुआ, तो उस दिन हमारे संविधान में कुल 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और कुल 8 अनुसूचियां थी। अब जरा गौर से देखें कि जो प्रस्तावना हम लोगों का था, उसका थोड़ा संवैधानिकता पे बात करनी होगी बेटा। ढेर सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पे चर्चा करेंगे भी हम आपसे। लेकिन थोड़ा तथ्यात्मक चीजों पे बात कर लें। जो हमारे संविधान में प्रस्तावना लिखी गई,
ये सोच कहां से आई हम लोगों के पास? क्यों हम लोगों को लगा कि हम अपने संविधान में प्रस्तावना जरूर लिखें? संविधान निर्माण के समय प्रस्तावना या उद्देशिका तो समझ में आती थी, क्योंकि उसी की फिलॉसफी, उसी की सोच के हिसाब से हमारे संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन जब संविधान लिख दिया गया तो फिर उसके आगे प्रस्तावना क्यों लिखा गया, ये थोड़ा सा बेटा समझना है। और लिखा भी गया तो उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, उस पर भी चर्चा हम आपसे करते हैं। प्रस्तावना की जो सोच आई हम लोगों की कि हम अपने संविधान में प्रस्तावना लिखें, वास्तव में क्राउन के शासन के समय एक अधिनियम आया था 1919 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, 1919 इंडिया गवर्नमेंट एक्ट, जिसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के पहली बार प्रस्तावना लिखी गई थी। तो हमें वहां से भी कुछ अवधारणाएं ग्रहण करने का मौका मिला। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने ग्रहण किया। यानी जो प्रस्तावना हमें अपने संविधान में लिखा, इसकी सोच हमें दो जगह से प्राप्त हुई, एक 1919 भारत शासन अधिनियम से और एक यूएसए के संविधान से। लेकिन जो लैंग्वेज चुनी गई प्रस्तावना लिखने की, जिस भाषा, जिस लहजे में हमने लिखा, ये भाषा हम लोगों ने चुना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का प्रभाव है, जबकि इसकी विषय वस्तु और अवधारणा पर 1919 भारत शासन अधिनियम तथा यूएसए के संविधान का प्रभाव है। ये तथ्यात्मक चीज है बेटा, जो आपको थोड़ा जानना चाहिए। अब प्रस्तावना की जो संवैधानिक स्थिति है वो थोड़ा देखते हैं। हमारे संविधान का जो प्रारंभ हुआ है वो तो डेफिनेटली भाग 1 से हुआ होगा, और भाग 1 में भी अनुच्छेद 1 से हमारा संविधान प्रारंभ हुआ होगा। और अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक जो बातें लिखी गई, उन्हीं बातों के पास ही तो संवैधानिक शक्ति थी। संविधान की जो ताकत थी वो तो वही थी बेटा। अब इसमें एक गड़बड़ी होती है, उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। जो प्रस्तावना हमारा लिखा गया बेटा, वो संविधान के किसी भाग और किसी अनुच्छेद में नहीं है। और वैधानिक रूप से ताकत जो है ना बेटा, वो अनुच्छेदों को है। प्रस्तावना हमारे संविधान के किस भाग में है? किसी भाग में नहीं है। प्रस्तावना किस अनुच्छेद में है? किसी अनुच्छेद में नहीं है। एक बात मुझे बताइए, अगर प्रस्तावना अनुच्छेद 1 में या किसी अनुच्छेद में लिखा होता तो उसकी संवैधानिक स्थिति को लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन यहां सबसे बड़ी परेशानी यह है बेटा कि प्रस्तावना किसी भाग और किसी अनुच्छेद में तो लिखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्रस्तावनाओं को लेकर एक द्वंद्व तो उत्पन्न हुआ ही होगा हम लोगों के बीच में कि आखिरकार प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे बेटा थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे कि जो हमारा प्रस्तावना है उसकी लीगल पोजीशन क्या है, उसकी वैधानिक स्थिति क्या है। पूरे संविधान की अनुच्छेद 1 से 395 की वैधानिक स्थिति पे चर्चा नहीं की जा सकती, सब कुछ संवैधानिक है। लेकिन ये प्रस्तावना हमारा संवैधानिक है कि नहीं बेटा, इस पे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। यानी हम ये देखना चाहेंगे कि जो प्रस्तावना है उसकी वैधानिक स्थिति क्या है, इसकी लेजिटिमेसी क्या है, इसकी लीगैलिटी क्या है, इसकी वैधानिकता क्या है। थोड़ा सा इस पे बात आपसे कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो वैचारिक लोग थे, जो संविधान के जानकार लोग थे, वो दो भागों में बंट गए। कुछ लोगों का यह मानना था कि प्रस्तावना संविधान के किसी भाग, किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं है, कोई लीगल पोजीशन नहीं है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना था कि चूंकि प्रस्तावना हमारे संविधान के प्रारंभ होने के पहले ही लिख दी गई है, संविधान की किताब में लिख दी गई है, संविधान की पुस्तक में लिख दी गई है, इसलिए इसकी कुछ वैधानिक स्थिति तो बनती है। एक बात मुझे बताइए बेटा, जब संविधान को समझने में, जब संविधान को पढ़ने में कुछ गतिरोध उत्पन्न हो और हम असमंजस में पड़ जाएं, हम संकट में पड़ जाएं कि आखिर संविधान की क्या स्थिति है, तो फिर तो एक ही निर्णय करता है बेटा, वो निर्णय करता है सर्वोच्च न्यायालय।
तो जाहिर सी बात है सर्वोच्च न्यायालय कोई टीचर थोड़ी है कि आप गए और पूछे कि सर बताइए जरा क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय बताएगा। सर्वोच्च न्यायालय तो किसी चीज को तभी बताएगा जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई मामला जाएगा। और बड़ी मजेदार बात है कि एक मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच ही गया, जो बहुचर्चित मामला है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बेरोबारी बनाम यूनियन। 1960 का बेटा मुकदमा है। मुकदमे का नाम जरा ध्यान से सुनिएगा, आजकल बहुत पूछा जा रहा है। बेरोबारी बनाम यूनियन, 1960 का मुकदमा। और इसी मुकदमे में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आ ही गया कि आखिरकार ये प्रस्तावना की वैधानिक स्थिति क्या है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग अथवा अंग नहीं है। हाँ, ये समझने के लिए, संविधान को समझने की महत्वपूर्ण कुंजी जरूर है। अब कुंजी हो, ताला हो, जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे गजेंद्र गडकर, जिन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी तो है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग अथवा भाग नहीं है। तो पहली बार 1960 में यह विजन बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हाँ, प्रस्तावना पढ़ के संविधान की अभिव्यक्ति समझ में आती है। फिर एक मुकदमा बेटा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा है और फैसले का दिन था 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल बेटा बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। भारत में इसको हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1973 को ही एक फैसला आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का फैसला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ये तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। लेकिन ये तय हुआ एक न्यायिक निर्णय से, और जिस मुकदमे का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्डिंग यह भी जोड़ दी कि प्रस्तावना भले ही संविधान का हिस्सा है, परंतु यह न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं का मतलब कि प्रस्तावना को लेके, उसमें लिखी गई किसी बात को लेके आप न्यायालय में अपील नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में जो बात लिखी गई है उसे लागू करवाइए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। और जाहिर सी बात है कि उसने साथ में एक शब्द जोड़ दिया कि यह न्याय योग्य नहीं होगा। इसी मुकदमे में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में, जो 24 अप्रैल को फैसला आया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित कर दिया कि अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, किंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब एक नई समस्या पैदा हो गई कि 368 से संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अब समस्या यह है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ये पूरे संविधान को पढ़ जाइए, कहीं मूल ढांचा दिखता ही नहीं। तो जाहिर सी बात है गेंद फिर सर्वोच्च न्यायालय के पाले में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही समय समय पर बताएगा कि क्या संविधान का मूल ढांचा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, जरा याद रखिएगा ये मुकदमा कब का है बेटा, 73 का है, 1973 का। और जाहिर सी बात है इंदिरा जी की सरकार थी और उन्होंने कहा कि अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो आर्टिकल 368 की रेंज में है। और 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इंदिरा जी ने प्रस्तावना में ही संशोधन करा दिया। और प्रस्तावना में 3 शब्द स्थापित कर दिए बेटा, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ये शब्द प्रस्तावना में जोड़ दी गए। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रस्तावना में संशोधन तभी हो पाया
जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अरे भाई, 368 से आप हर जगह संशोधन थोड़ी कर सकते हैं। 368 से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। पहले यह तो तय हो कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। किसी मार्केट में जो किताब बिकती है, उस किताब में 368 से संशोधन करना है? बिल्कुल नहीं। 368 से आप संविधान में संशोधन करेंगे, लेकिन पहले यह तो तय हो जाए कि प्रस्तावना संविधान है कि नहीं। 1973 के पहले तक बेरोबारी बनाम यूनियन का वाद प्रभावी था, जिसमें यह कह दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और अंग नहीं है तो आप इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते। और जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया 1973 में कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, वैसे ही 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसमें 3 शब्द स्थापित कर दिया जाता: पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। फिर एक मुकदमा बेटा सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचता है 1980 में। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मुकदमे का नाम था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर वही आफत कि प्रस्तावना को बताएं, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, अब उसके प्रकाश में फैसला होना था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 से प्रस्तावना से संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। और जो संशोधन करके 3 शब्द स्थापित किए गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी वैध माना। लेकिन बेटा, एक तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि 368 से संशोधन करके प्रस्तावना की मूल भावना ही ध्वस्त कर दे, तो ये भी तो उचित नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई अवधारणा प्रस्तुत कर दी। उसने कहा कि 368 से प्रस्तावना को संशोधित तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संशोधन अधिक वचन देने वाला होना चाहिए, उसकी गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए, न कि प्रस्तावना के स्थापित मूल्यों को डुबोने वाला होना चाहिए। यह न्यायाधीश का फैसला था। तो जाहिर सी बात है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद जोड़ने से प्रस्तावना की जो भावना है वो और मजबूत होगी, न कि मूल्यों को डुबोया जा रहा है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में यह बता दिया कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो वैध है। लेकिन वह वाक्य बोल के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित कर दिया कि प्रस्तावना में संशोधन अधिक वचन देने वाले होने चाहिए, अधिक कमिटमेंट वाले होने चाहिए। जो उसकी वैल्यूज बनाई गई है प्रस्तावना की, उसे डुबोने वाला संशोधन अगर आप करेंगे तो हम तो उसे रोक देंगे। तो एक बात तो तय हो गई बेटा कि आज की डेट में जो प्रस्तावना है उसकी वैधानिकता यह है कि वह संविधान का अंग है। भले ही ये किसी भाग में ना हो, भले ही ये किसी अनुच्छेद में ना हो, लेकिन फिर भी प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है, और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से स्थापित हुआ। हाँ, एक बात और तय हो गई कि प्रस्तावना जुडिशिएबल नहीं है, यानी प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना की बातों को लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते कि इसको इन्फोर्समेंट करिए। यहां तक तो ठीक हो गया बेटा, मुझे लगता है। अब एक गंभीर हिस्सा है कि आखिर प्रस्तावना जो है वो क्या क्या बताता है बेटा। आज इसको भी हम क्लियर करें, प्रस्तावना क्या कहता है, थोड़ा इस पे भी बात हो जाए 2 मिनट। तो इसमें 3 चीजें हैं बेटा। अगर प्रस्तावना का हम विश्लेषण करें, प्रस्तावना को हम समझने का प्रयास करें, इसमें 3 बातें बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। एक तो प्रस्तावना यह बताता है कि हमारे संविधान में जो शक्ति है, जो ताकत है, उसका स्रोत क्या है। दूसरा है कि प्रस्तावना संविधान की प्रकृति बताती है कि आखिर संविधान का नेचर क्या है। और तीसरा, प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य बताता है। यानी जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं ना बेटा, तो इसमें 3 चीजें बहुत साफ साफ दिखती हैं।
ध्यान से सुनिए बेटा, समझने का प्रयास करिए। पहला तो प्रस्तावना यह बताता है कि जो संविधान की शक्ति है, संविधान की ताकत है, बिल्कुल है। हम सभी लोग सर झुका के संविधान की इज्जत करते हैं, संविधान की बातों को मानते हैं। तो इतनी बड़ी जो ताकत आई है वो कहां से आई? संविधान में शक्ति कहां से चली आई? स्वतः तो नहीं आई होगी ना बेटा। तो ध्यान से सुनिए, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो पहली ही लाइन पढ़ते हैं, हम भारत के लोग। और लास्ट लाइन जरा देखिए क्या है, अतः दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत और स्वीकृत करते हैं। कौन? संविधान सभा के लोग नहीं, हम भारत के लोग। तो तय हो गया कि संविधान में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो संविधान सभा की ओर से नहीं आई है, भारत की जनता की ओर से आई है। जो संविधान में शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। भारत की जनता ने ही संविधान को ताकत दी है। और एक बात और, कि संविधान हमारे ऊपर बाध्यता नहीं होती, संविधान हमारी स्वीकृति है। संविधान को हम स्वीकृत देते हैं, हम भारत के लोग संविधान को स्वीकृत किए हैं। तो संविधान में जो शक्ति का स्रोत है बेटा, वो क्या है बेटा? भारत की जनता है। क्लियर है? अब नेचर कैसा है प्रस्तावना का, प्रकृति क्या है इसकी, तो इसको भी थोड़ा सा देखें। अगर प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा इसकी प्रकृति यह है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा, सॉवरेन कंट्री होगा। तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो हैं, ये प्रस्तावना ही बता रहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। यानी हम बाहर से किसी अन्य के आधिपत्य में और बाहर से किसी अन्य के नियंत्रण में नहीं हैं। हम अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है। प्रकृति की जब दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं तो बताते हैं कि हम लोकतंत्रात्मक होंगे, हम डेमोक्रेटिक होंगे। यह अवधारणा भी प्रस्तावना देती है। भारत एक गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा, यह अवधारणा भी प्रस्तावना ही प्रस्तुत करती है। रिपब्लिक का मतलब समझते हैं? जब किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष चुना जाए तो वह देश गणतंत्र कहलाता है। और यह प्रकृति, यह नेचर यही बताता है। प्रस्तावना की प्रकृति ही यह बताती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, सेकुलर स्टेट होगा। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है बेटा? हमारे संविधान में थोड़ा इसको भी समझ लें। धर्मनिरपेक्ष ये कहता है, जिसको हम लोग लिखते हैं ना पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष ये कहता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, नागरिकों का धर्म होगा, व्यक्तियों का धर्म होगा, लेकिन राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष होगा। हाँ, व्यक्ति और नागरिक अपने अपने धर्म का पालन करें, यही अर्थ है हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष का। और एक और शब्द प्रकट किया गया है बेटा, जो हमारे प्रस्तावना की प्रकृति को बताता है, वो है समाजवाद, सोशलिज्म। लेकिन ध्यान रखना, हम साम्यवादी समाजवाद नहीं बनाए हैं बेटा, हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को बनाया है। यानी हमारा जो समाजवाद है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी साम्यवादी नहीं है। साथ ही प्रस्तावना कुछ उद्देश्य बताता है कि हमारा जो संविधान बना है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है। थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं, नोट बना लीजिएगा बेटा। उद्देश्य में पहला उद्देश्य बताता है कि हमारा उद्देश्य है न्याय उपलब्ध कराना। ये चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, लोगों को न्याय उपलब्ध हो, यही प्रस्तावना का उद्देश्य है। प्रस्तावना स्वतंत्रता की उत्पत्ति करता है। प्रस्तावना समता की, इक्विटी की एक उपज है बेटा, वो स्रोत है। और प्रस्तावना ही ये बताता है कि यहां व्यक्ति गरिमा भी महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना का उद्देश्य यह भी बताता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता सुरक्षित होनी चाहिए, यह हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य भी है। साथ ही प्रस्तावना यह भी बताता है कि हमारे बीच बंधुत्व की भावना बनी रहे, यह भी जरूरी है। तो प्रस्तावना का जब आप विश्लेषण करेंगे, प्रस्तावना का जब अध्ययन करेंगे, इसमें से तीन पहलू बाहर निकल के आता है। एक बेटा उद्देश्य क्या है, यानी स्रोत क्या है संविधान का, तो स्रोत मैंने बताया।
कि देश की जनता है, यानी संविधान के, ये सिविल सर्विसेज में प्रश्न पूछा गया कि संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, तो संविधान में शक्ति का स्रोत कोई और नहीं बेटा, देश की जनता है। प्रकृति, यानी हमारे संविधान का नेचर क्या होगा, इसके बारे में चर्चा हुई, और इसके बारे में भी प्रस्तावना ये बताता है कि आखिर संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान चाहता क्या है, इसके टारगेट क्या है। तो उसमें बताया कि इसका टारगेट न्याय उपलब्ध कराना है, संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता उत्पन्न कराना है, संविधान का उद्देश्य समता मूलक है, संविधान का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा है, और संविधान का उद्देश्य राष्ट्र की एकता अखंडता है, और संविधान का उद्देश्य बंधुत्व की भावना है। ये बेटा प्रस्तावना पे हम लोगों ने व्यापक चर्चा की। हाँ, प्रस्तावना के बारे में ढेर सारे विचारों के अपने अपने विचारकों के विचार भी हैं। जैसे अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर ने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। एन पालकीवाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना, यानी जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय देता है। तमाम विद्वानों की अलग अलग राय रही है बेटा, तो मैंने प्रयास किया है कि प्रस्तावना पे आपको एक समग्र अवधारणा दी जाए जिससे आप प्रस्तावना के बारे में समझ पाए। क्लियर है बेटा? तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक सूचना के साथ कि सिविल सर्विसेज के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं जो 3:30 बजे से प्रारंभ होंगे, और मुझे लगता है 10 तारीख को ये बैच प्रारंभ हो जाएगा। तो जो हमारे मित्र आजमगढ़ के हैं वो आके ऑफलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट डीएवी डिग्री कॉलेज के ठीक सामने है, आर्या करियर पॉइंट। पिछले 20 सालों से आपकी सेवा में है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और न जाने कितने बच्चे हायर कंपटीशन में सफलता प्राप्त किए हैं। हम लोगों ने भी कुछ मदद की होगी, लेकिन बच्चे ही सब कुछ होते हैं बेटा, बच्चे ही मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी सफलता में हमारी भी कुछ भूमिका हो गई होगी, ऐसा बच्चे मानते हैं। तो अब आपकी बारी है बेटा, आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, अभी अगर आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पीसीएस 2022 तक आपको तैयार कर पाएंगे। एक सूचना कि सुबह हमारे यहाँ वनडे एग्जामिनेशन के भी बैच चलते हैं, जिसमें बच्चे जो एसएससी सीजीएल के बच्चे हैं, सीएसएचएल के बच्चे हैं, लेखपाल की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, या जितने भी वनडे एग्जामिनेशन तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एक सूचना और बेटा कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और सीएपीएफ यानी डिफेंस की जो इच्छा रखने वाले बच्चे हैं वो भी आए, उनका स्वागत है। स्पेशली मेरा बहुत व्यापक अनुभव है डिफेंस फोर्सेस को लेके, और आपको हम वहां मदद करेंगे। वो भी बैच स्टार्ट होने जा रहा है, सभी बैच इस हफ्ते में शुरू हो जाएंगे, तो जल्द से जल्द बेटा आइए, एडमिशन लीजिए। हाँ, ये वीडियो वगैरह जिनका छूट गया हो, या जो मित्र हमें सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो यूट्यूब पे चले जाएं। आर्या करियर पॉइंट के नाम से एक चैनल है बेटा, सारे वीडियो जो हम आपसे ऑफलाइन बात करते हैं उसको हम ऑन एयर करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बना के नहीं भेजा जा रहा है बेटा, मैं लाइव हूं आपके सामने, और लाइव कक्षाओं को मैं आपके पास भेज रहा हूं। इसी को थोड़ी देर में यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि प्रतिदिन ये कक्षाएं होती हैं बेटा, ये लाइव कक्षाएं प्रतिदिन आयोजित होती हैं। समय है 12 बजे से, कभी कभी 5-7 मिनट का विलंब होता है, जैसे आज कुछ ज्यादा ही विलंब हो गया क्योंकि ऑफिस में ढेर सारे लोग आ गए थे जिनसे मुझे बातचीत करनी थी, तो थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन प्रतिदिन 12 बजे एक कक्षाएं लाइव होती हैं। आप सभी लोग निःशुल्क लाभ उठाइए, पूरे भारत से लोग पढ़ रहे हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से पढ़ रहा है, कोई बिहार से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो आप भी इसका उपयोग करिए। ठीक है बेटा? और ये पूरा संविधान हम आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा? यहीं के साथ अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।